कभी सोचा है कि ये पैसा कैसे घूमता है? मतलब सरकारें बजट कैसे बनाती हैं या ये पूरी ग्लोबल इकोनॉमी, इसका पूरा सिस्टम कैसे काम करता है? काफी कॉम्प्लेक्स लगता है ना? हाँ बिल्कुल। ऊपर से देखने पर तो ये सब काफी कॉम्प्लेक्स लग सकता है बिल्कुल। वेल, आज हमारे पास फाइनेंस और इकोनॉमिक्स से जुड़े कॉन्सेप्ट्स का एक पूरा खजाना है। कैपिटल मार्केट से लेकर इंटरनेशनल ट्रेड तक। समझो, ये डिटेल्ड नोट्स हैं जिन्हें हम साथ मिलकर एक्सप्लोर करेंगे। और हमारा मिशन सिंपल है, इन कॉम्प्लेक्स आइडियाज को एकदम सरल बनाना और सुनने वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण इनसाइट्स निकालना। तो चलें, लेट्स अनपैक दिस। हम शुरुआत करेंगे कैपिटल मार्केट्स और फाइनेंशियल टर्म से, फिर हम देखेंगे इंडिया की फिस्कल पॉलिसी और बजटिंग, और आखिर में इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स और पॉलिसी पर बात करेंगे। रेडी हैं इस एडवेंचर के लिए? एब्सोल्युटली। चलिए शुरू करते हैं। कैपिटल मार्केट्स एंड फाइनेंशियल टर्म्स। ओके, तो सबसे पहले कैपिटल मार्केट्स एंड फाइनेंशियल टर्म्स। ये वो दुनिया है, वो जगह है जहां पैसा इन्वेस्ट होता है, ग्रो करता है और पूरी इकोनॉमी को फ्यूल करता है। साउंड्स इंपॉर्टेंट। फाइनेंशियल मार्केट क्लासिफिकेशन। राइट। तो इमेजिन करो कि फाइनेंशियल मार्केट्स पैसे के लिए अलग अलग तरह की दुकानें हैं। हम इन्हें टाइम होराइजन के बेसिस पर क्लासिफाई कर सकते हैं। मनी मार्केट होता है शॉर्ट टर्म जरूरतों के लिए, 1 साल से कम समझो, क्विक लोन्स की दुकान। कैपिटल मार्केट है लॉन्ग टर्म जरूरतों के लिए, 1 साल से ज्यादा, जैसे बड़े लंबे प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग की दुकान। इसको बोलकर प्रैक्टिस करना, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। अच्छा, जैसे किसी कंपनी को डेली एक्सपेंसेस के लिए कैश चाहिए वर्सेस उसे एक पूरी नई फैक्ट्री बनाने के लिए फंड्स चाहिए। एग्जैक्टली। डेली एक्सपेंसेस मतलब मनी मार्केट, नई फैक्ट्री मतलब कैपिटल मार्केट। फिर हम क्लासिफाई करते हैं एसेट क्लास के बेसिस पर। डेट जैसे पैसा उधार लेना, एक आईओयू या लोन, वर्सेस इक्विटी जैसे किसी बिजनेस में हिस्सेदारी या पार्टनरशिप रखना। फिर इशुएंस के बेसिस पे प्राइमरी मार्केट वो जगह है जहां नए स्टॉक्स या बॉन्ड्स पहली बार बेचे जाते हैं, जैसे आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, पैसा सीधे कंपनी को मिलता है। सेकेंडरी मार्केट वो है जहां इन्वेस्टर्स आपस में एग्जिस्टिंग स्टॉक्स और बॉन्ड्स ट्रेड करते हैं, जैसे स्टॉक एक्सचेंज। इसको भी प्रैक्टिस करें, डेट, इक्विटी, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, आईपीओ। ओके, तो अगर मैं आईपीओ में शेयर्स खरीदता हूं वो हुआ प्राइमरी मार्केट, पर अगर मैं स्टॉक एक्सचेंज पर किसी दूसरे इन्वेस्टर से शेयर खरीदता हूं तो वो सेकेंडरी हुआ। बिल्कुल सही। प्राइमरी में पैसा कंपनी के पास जाता है, सेकेंडरी में बेचने वाले इन्वेस्टर्स के पास। और ये डेट वर्सेस इक्विटी याद रखने का कोई सिंपल तरीका? सिंपल है। डेट मतलब उधार, आपको ब्याज के साथ वापस करना है। इक्विटी मतलब हिस्सेदारी, आप एक तरह से मालिक बन जाते हैं। कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म क्यों होता है? मतलब क्या लॉजिक है इसका? क्योंकि देखो, फैक्ट्री बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स या नई टेक्नोलॉजी डेवलप करने में टाइम लगता है, तो लॉन्ग टर्म फंडिंग इन बड़े वेंचर्स को स्टेबिलिटी देती है। गॉट इट। तो ये फंडिंग ड्यूरेशन को प्रोजेक्ट की लाइफ स्पैन से मैच करने की बात है। मेक सेंस। अब ये स्पॉट और फ्यूचर मार्केट क्या था? यस, सेटलमेंट बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन है। स्पॉट मार्केट होता है इमीडिएट डिलीवरी और पेमेंट के लिए, जैसे सब्जी खरीदना। फ्यूचर मार्केट में आप आज एक प्राइस तय करते हैं फ्यूचर डेट पर डिलीवरी और पेमेंट के लिए, जैसे अगले महीने के लिए कस्टम केक ऑर्डर करना। कैपिटल मार्केट्स में दोनों तरह के सेटलमेंट होते हैं। प्रैक्टिसिंग स्पॉट मार्केट, फ्यूचर मार्केट। ओके, मिनी रिकैप, संक्षेप में कहें तो फाइनेंशियल मार्केट्स को मुख्यतः समय, शॉर्ट लॉन्ग, एसेट टाइप, डेट, इक्विटी, इशुएंस, न्यू एग्जिस्टिंग और सेटलमेंट, नाउ लेटर के आधार पर बांटा जाता है। याद रखना। इक्विटी कैपिटल रेजिंग स्टेजेस। कूल। अब बात करते हैं जब कोई कंपनी इक्विटी के जरिए पैसा उठाती है, यानी अपनी हिस्सेदारी बेचकर। मैंने कुछ टर्म सुने हैं, वैल्यू ऑफ डेथ, एंजल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी, आईपीओ। ये स्टेजेस कैसे काम करते हैं? ग्रेट क्वेश्चन। एक स्टार्टअप की जर्नी सोचो। पहले आता है वैल्यू ऑफ डेथ। आइडिया है, पैशन है, पर पैसा नहीं, कस्टमर नहीं, फेलियर का रिस्क सबसे ज्यादा। प्रैक्टिस सेइंग वैली ऑफ डेथ। इट्स नॉट ड्रामेटिक नाम क्यों? वैली ऑफ डेथ। क्योंकि इस स्टेज पे फंडिंग की कमी से बहुत सारे प्रॉमिसिंग आइडियाज दम तोड़ देते हैं। ये एक मुश्किल फेज है। अगर स्टार्टअप सर्वाइव करता है तो शायद कोई एंजल इन्वेस्टर आता है। ये यूजुअली एक अमीर इंडिविजुअल होता है जो अर्ली स्टेज में अपना पैसा लगाता है, अक्सर फाउंडर और आइडिया पर विश्वास करके। प्रैक्टिसिंग एंजल इन्वेस्टर। अच्छा, तो एंजल और वीसी में मेन डिफरेंस क्या है फिर? एंजल इन्वेस्टर्स आमतौर पर बहुत शुरुआत में कम पैसा लगाते हैं। वेंचर कैपिटल फर्म्स बाद में आते हैं, जब स्टार्टअप कुछ प्रॉमिस दिखाता है, ट्रैक्शन। वो ज्यादा पैसा लगाते हैं, एक सिग्निफिकेंट इक्विटी स्टेक लेते हैं और अक्सर गाइडेंस और मेंटरशिप भी देते हैं। प्रैक्टिसिंग वेंचर कैपिटल फर्म। नेक्स्ट स्टेज अगर कंपनी और ग्रो करती है तो प्राइवेट इक्विटी फर्म्स एंटर कर सकती हैं। ये एस्टैब्लिश्ड कंपनीज में इन्वेस्ट करती हैं, अक्सर कंट्रोलिंग स्टेक लेती हैं, शायद उन्हें बेचने से पहले बेहतर परफॉर्मेंस के लिए रीस्ट्रक्चर भी करती हैं। प्रैक्टिसिंग प्राइवेट इक्विटी फर्म। और फाइनली आईपीओ। हाँ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ तब होता है जब कंपनी गोज पब्लिक। ये अपने शेयर्स आम जनता को पहली बार बेचती है और स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाती है। इससे काफी कैपिटल मिलता है और अर्ली इन्वेस्टर्स जैसे एंजल्स और वीसीज के लिए एग्जिट रूट भी। प्रैक्टिसिंग इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो आईपीओ के बाद कंपनी पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है क्या? मतलब ओनरशिप पब्लिक हो जाती है? प्रॉपर्टी नहीं, पर हाँ, ओनरशिप पब्लिक हो जाती है। कोई भी शेयर्स खरीद सकता है और कंपनी को रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। क्या हर कंपनी इन स्टेजेस से गुजरती है? जरूरी नहीं। कुछ प्रॉफिट्स पर चलती हैं, बूटस्ट्रैपिंग, कुछ स्टेजेस स्किप कर देती हैं। मिनी रिकैप। इक्विटी फंडिंग एक पूरी यात्रा है, रिस्क वाले वैली ऑफ डेथ से लेके पब्लिक आईपीओ तक, जिसमें अलग अलग इन्वेस्टर्स जैसे एंजल्स, वीसीज और पीईज अलग अलग ग्रोथ स्टेजेस पर आते हैं। समझे? डेट इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, इक्विटी समझ आ गया। अब डेट इंस्ट्रूमेंट्स यानी उधार लेने के तरीके। बॉन्ड और डिबेंचर्स में क्या कंफ्यूजन है? अक्सर सुनता हूं। जनरली दोनों डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहां इशुअर वादा करता है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट वापस करने का। ट्रेडिशनली बॉन्ड्स ज्यादा सिक्योर माने जाते थे या गवर्नमेंट इशू करती थी, और डिबेंचर्स प्राइवेट कंपनीज के लिए थे, कभी कभी अनसिक्योर्ड। पर ये यूसेज अब इतना स्ट्रिक्ट नहीं है।
की पॉइंट ये है, दोनों उधार लेने के टूल्स हैं, प्रैक्टिस सेइंग बॉन्ड डिबेंचर। और कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, ये सुनने में ट्रांसफॉर्मर जैसा लगता है। हाँ, कुछ वैसा ही। ये इन्वेस्टर को ऑप्शन देता है कि वो बाद में डिबेंचर को कंपनी के शेयर्स में कन्वर्ट कर सके। फ्लेक्सिबिलिटी है, अगर कंपनी अच्छा करे तो शेयर ले लो, वरना डेट होल्डर बने रहो। प्रैक्टिस सेइंग कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। व्हाट अबाउट जीरो कूपन बॉन्ड्स, बिना इंटरेस्ट के कमाई कैसे? नो इंटरेस्ट मतलब नो कमाई। नहीं, ये बॉन्ड डिस्काउंट पर इशू होता है, अपनी फेस वैल्यू यानी मैच्योरिटी पर मिलने वाला अमाउंट से कम कीमत पर। इशू प्राइस और फेस वैल्यू के बीच का जो फर्क है वही इन्वेस्टर का रिटर्न होता है, बीच में इंटरेस्ट पेमेंट्स नहीं होते। प्रैक्टिसिंग जीरो कूपन बॉन्ड फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब जो बॉन्ड सर्टिफिकेट पर लिखा अमाउंट है, वो जो मैच्योरिटी पर मिलेगा। एग्जैक्टली वही अमाउंट जो मैच्योरिटी पर मिलेगा। चलो जल्दी से ड्यूरेशन के बेसिस पर टाइप्स देख लेते हैं। शॉर्ट टर्म मनी मार्केट में इंपॉर्टेंट हैं ट्रेजरी बिल्स, टी बिल्स। इन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है, बहुत सेफ होते हैं, शॉर्ट टर्म डिस्काउंट पर इशू होते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल मार्केट में है गवर्नमेंट सोवरेन बॉन्ड्स, गिल्ट एज्ड। इन्हें सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इशू करती हैं, रिस्क फ्री माना जाता है, लॉन्ग टर्म होते हैं। प्रैक्टिसिंग टी बिल्स, गवर्नमेंट सोवरेन बॉन्ड्स, गिल्ट एज्ड। टी बिल्स इतने सेफ क्यों हैं? मतलब क्या कारण है? चूंकि गवर्नमेंट की गारंटी है, डिफॉल्ट रिस्क लगभग जीरो है, इसीलिए इन्हें शॉर्ट टर्म सेफ्टी का बेंचमार्क माना जाता है। और एक कॉन्सेप्ट है रीपेमेंट प्रायोरिटी का। प्रिफर्ड डेट को पहले पैसा वापस मिलता है अगर कंपनी बैंक्रप्सी में जाती है। इसमें रिस्क कम, रिटर्न कम। सबऑर्डिनेट डेट को बाद में पैसा मिलता है, इक्विटी होल्डर से ठीक पहले। इसमें रिस्क ज्यादा, पोटेंशियली रिटर्न भी ज्यादा। प्रैक्टिसिंग प्रिफर्ड डेट, सबऑर्डिनेट डेट। तो अगर कंपनी डूब गई, सबसे पहले पैसा किसको मिलेगा? प्रिफर्ड को। हाँ, लीगल ऑर्डर फॉलो होता है। पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स जिसमें प्रिफर्ड डेट आ सकता है, फिर सबऑर्डिनेट डेट और सबसे आखिर में इक्विटी होल्डर्स। मिनी रिकैप। डेट इंस्ट्रूमेंट्स में बहुत वैरायटी है, सुपर सेफ शॉर्ट टर्म टी बिल्स से लेकर लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स और रिस्कियर कॉर्पोरेट डेट जैसे सबऑर्डिनेट डिबेंचर्स तक। साथ ही जीरो कूपन बॉन्ड्स जैसे यूनिक टाइप्स भी हैं जो रिटर्न अलग तरीके से देते हैं, याद रखना। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स इन टर्म्स। लेट्स डाइव डीपर इनटू इक्विटी। शेयर्स दो तरह के होते हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। इनमें क्या फर्क है? मेन फर्क 3 चीजों में है। वोटिंग राइट्स, ऑर्डिनरी को मिलता है, प्रेफरेंस को नहीं। डिविडेंड्स, प्रेफरेंस को फिक्स्ड डिविडेंड पहले मिलता है, ऑर्डिनरी को बाद में अगर प्रॉफिट हुआ तो। और लिक्विडेशन, कंपनी बंद होने पर प्रेफरेंस को पैसा ऑर्डिनरी से पहले मिलता है, डेट होल्डर्स के बाद। प्रैक्टिसिंग ऑर्डिनरी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। तो कंपनी के फैसलों में कौन इन्फ्लुएंस करता है ज्यादा, ऑर्डिनरी वाले? प्राइमरीली ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स ही वोटिंग के जरिए। और कंसिस्टेंट इनकम किस में ज्यादा प्रोबेबल है? प्रेफरेंस में, प्रेफरेंस शेयर्स में, क्योंकि डिविडेंड फिक्स्ड होता है और प्रायोरिटी मिलती है, बट हाई ग्रोथ का पोटेंशियल ऑर्डिनरी में ज्यादा होता है। इक्विटी रेस करने का एक पॉपुलर तरीका है आईपीओ प्रोसेस। ब्रीफली समझे तो कंपनी सेबी के पास डीआरएचपी ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल करती है, सेबी रिव्यू करती है, कंपनी प्राइस बैंड के साथ आरएचपी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू करती है, इन्वेस्टर्स बिड करते हैं, बुक बिल्डिंग, प्राइस फिक्स होता है, शेयर्स अलॉट होते हैं, एक्सचेंज पर लिस्टिंग होती है। प्रैक्टिसिंग आईपीओ प्रोसेस स्टेप्स, डीआरएचपी, सेबी, आरएचपी, बुक बिल्डिंग, लिस्टिंग। इसमें सेबी का रोल क्या है? सिर्फ रबर स्टैंप लगाना या कुछ और भी? बिल्कुल नहीं, सेबी इन्वेस्टर्स के लिए एक वॉचडॉग की तरह काम करती है। वो डीआरएचपी को स्क्रूटनाइज करते हैं ताकि कंपनी सारी मटेरियल इन्फॉर्मेशन सही से डिस्क्लोज करे और इन्वेस्टर इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो। एक और इक्विटी रिलेटेड टर्म है ईसॉप, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान। कंपनीज एम्प्लॉइज को फ्यूचर में डिस्काउंटेड प्राइस पर शेयर्स खरीदने का ऑप्शन देती हैं। ये टैलेंट अट्रैक्ट और रिटेन करने का एक तरीका है। प्रैक्टिस सेइंग ईसॉप। इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ व्हीकल्स हैं जैसे म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ्स, हेज फंड्स। इनमें क्या बेसिक डिफरेंस है? सिंपल रखते हैं। म्यूचुअल फंड्स बहुत सारे इन्वेस्टर्स से पैसा पूल करते हैं और प्रोफेशनल मैनेजर्स उसे एक्टिवली इन्वेस्ट करते हैं। यूनिट्स फंड हाउस से दिन के एंड की एनएवी पर खरीदे बेचे जाते हैं। ईटीएफ्स मिलते जुलते हैं पर स्टॉक्स की तरह एक्सचेंजेस पर दिन भर ट्रेड होते हैं। मोस्टली पैसिवली मैनेज्ड होते हैं, किसी इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, अक्सर कॉस्ट कम होती है। हेज फंड्स अमीर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए होते हैं, कॉम्प्लेक्स रिस्क की स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं, कम रेगुलेटेड होते हैं। प्रैक्टिस सेइंग म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ्स, हेज फंड्स। तो अगर मुझे दिन भर में प्राइस मूवमेंट का फायदा उठाना है तो ईटीएफ बेटर है म्यूचुअल फंड से, ट्रेडिंग फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से? ट्रेडिंग फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हाँ, ईटीएफ्स इंट्राडे ट्रेडिंग अलाउ करते हैं। म्यूचुअल फंड्स में बाइंग सेलिंग एंड ऑफ डे एनएवी पर होती है। और पैसिव मैनेजमेंट मतलब फंड मैनेजर बस बैठा रहता है? हाँ, नहीं, पैसिव मतलब फंड मैनेजर का काम एक्टिवली स्टॉक्स चुनना नहीं है, बल्कि बस एक मार्केट इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 को रेप्लिकेट करना है, इसलिए कॉस्ट्स कम होती हैं। मिनी रिकैप, इक्विटी मतलब ओनरशिप, ऑर्डिनरी शेयर्स वोटिंग राइट्स देते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड प्रायोरिटी देते हैं, आईपीओस कंपनियों को पब्लिक लाते हैं, म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ्स और हेज फंड्स इक्विटी और दूसरे एसेट्स में कलेक्टिवली इन्वेस्ट करने के तरीके हैं, समझे? मार्केट रेगुलेशन एंड ट्रेडिंग। इतना सब ट्रेडिंग हो रहा है तो कोई रेफरी भी होगा ना। इस मार्केट को रेगुलेट कौन करता है? बिल्कुल, इंडिया में मेन रेफरी है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका काम है इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना, मार्केट डेवलपमेंट प्रमोट करना और ट्रेडिंग को रेगुलेट करना ताकि फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। प्रैक्टिस सेइंग सेबी। और क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का क्या रोल है, जैसे मूडीज, क्रिसिल वगैरह? ये एजेंसीज कंपनीज और गवर्नमेंट्स की उधार चुकाने की क्षमता, क्रेडिट वर्दीनेस को असेस करती हैं और रेटिंग्स देती हैं, जैसे AAA, BB एक्सेट्रा। इससे इन्वेस्टर्स को उनके बॉन्ड्स, डिबेंचर्स खरीदने में रिस्क समझने में मदद मिलती है। प्रैक्टिसिंग CRAs। तो रेटिंग देखकर डिसाइड कर सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट सेफ है या नहीं। मतलब एक आइडिया लग जाता है। रेटिंग मदद करती है पर ये एक ओपिनियन है, गारंटी नहीं। इन्वेस्टर्स को अपनी रिसर्च भी करनी चाहिए। AAA सबसे हाईएस्ट सेफ्टी रेटिंग मानी जाती है। और ट्रेडिंग होता कैसे है? इंफ्रास्ट्रक्चर समझते हैं, स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, ब्रोकर्स इंटरमीडियरीज हैं जिनके थ्रू हम ट्रेड करते हैं, क्लियरिंग हाउस ट्रेड सेटलमेंट, पेमेंट और डिलीवरी गारंटी करता है,
डिपॉजिटरी NSDL CDSL सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक डीमैट फॉर्म में होल्ड करता है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स DPs जैसे ब्रोकर्स, बैंक्स, इन्वेस्टर्स को उनके डीमैट अकाउंट्स एक्सेस करने का इंटरफेस देते हैं। प्रैक्टिसिंग स्टॉक एक्सचेंज, ब्रोकर, क्लियरिंग हाउस, डिपॉजिटरी, डीमैट, डीपी। डीमैट मतलब फिजिकल शेयर्स नहीं, सब इलेक्ट्रॉनिक। ये कब हुआ? एग्जैक्टली। डीमेटेरियलाइजेशन ने ट्रेडिंग को फास्टर और सेफर बना दिया। पहले फिजिकल शेयर्स ट्रांसफर करने में हफ्तों लग जाते थे। ये 90s के बाद हुआ। और सेटलमेंट साइकिल T+1 सुना है आजकल। इसका क्या मतलब है? डीमैट के कारण अब इंडिया में T+1 है। ट्रेड +1 वर्किंग डे में सेटलमेंट। फ्यूचर गोल T+0 है, सेम डे सेटलमेंट। फास्टर सेटलमेंट मतलब रिस्क कम और एफिशिएंसी ज्यादा। प्रैक्टिसिंग T+1 सेटलमेंट। T+0 से इन्वेस्टर को क्या बेनिफिट होगा? प्राइमरीली मतलब पैसा जल्दी मिलेगा? हाँ, पैसा जल्दी फ्री हो जाएगा। अगर आपने शेयर्स बेचे तो पैसा सेम डे मिल सकता है री इन्वेस्ट करने के लिए। लिक्विडिटी बढ़ेगी। मिनी रिकैप। सेबी मार्केट रेगुलेट करता है। CRAs रेटिंग से रिस्क असेसमेंट में मदद करती हैं। एक्सचेंजेस प्लेटफॉर्म्स हैं, ब्रोकर्स इंटरमीडियरीज हैं, क्लियरिंग हाउसेस सेटलमेंट गारंटी करते हैं और डिपॉजिटरीज शेयर्स इलेक्ट्रॉनिकली डीमैट रखते हैं, जिससे फास्ट T+1 सेटलमेंट मुमकिन हुआ। सिंपल ना? डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, नेक्स्ट अप डेरिवेटिव्स। ये नाम ही कॉम्प्लेक्स लगता है। आसान शब्दों में क्या है ये चीज? सिंपल है। डेरिवेटिव्स ऐसे फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनकी वैल्यू किसी अंडरलाइंग एसेट जैसे स्टॉक, इंडेक्स, कमोडिटी या करेंसी से डिराइव होती है। इनकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती। लोग इन्हें हेजिंग, रिस्क मैनेजमेंट जैसे इंश्योरेंस या स्पेकुलेशन, प्राइस मूवमेंट्स पर बेट करने के लिए यूज करते हैं। प्रैक्टिसिंग डेरिवेटिव्स, अंडरलाइंग एसेट, हेजिंग, स्पेकुलेशन। हेजिंग का कोई एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे किसान वाला? बिल्कुल। मान लो एक किसान को डर है कि गेहूं का प्राइस गिर जाएगा। वो एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर ऑप्शन यूज करके प्राइस लॉक कर सकता है या गिरावट से बच सकता है। कॉमन टाइप्स हैं ऑप्शंस और फ्यूचर्स। फॉरवर्ड्स ऑप्शंस खरीदने वाले को अधिकार राइट देते हैं, ऑब्लिगेशन नहीं, कि वो एक एसेट को एक स्पेसिफिक प्राइस पर एक स्पेसिफिक डेट तक खरीद, कॉल ऑप्शन या बेच, पुट ऑप्शन सकें। प्रैक्टिसिंग कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। अगर मुझे लगता है निफ्टी ऊपर जाएगा तो मैं कॉल ऑप्शन खरीदूंगा। आप निफ्टी कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। अगर लगता है निफ्टी गिरेगा तो आप पुट ऑप्शन खरीदेंगे या कॉल बेचेंगे, पर वो रिस्कियर है। फॉरवर्ड्स दो पार्टीज के बीच प्राइवेट कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए। फ्यूचर्स एक्सचेंजेस पर ट्रेड होने वाले स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनमें सेटलमेंट गारंटीड होता है। प्रैक्टिसिंग फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स। दोनों में मेन डिफरेंस क्या है प्रैक्टिकल टर्म्स में? फ्यूचर ज्यादा सेफ है। फ्यूचर्स एक्सचेंजेस पे इजीली ट्रेड होते हैं, ज्यादा लिक्विड होते हैं और काउंटर पार्टी रिस्क नहीं होता, एक्सचेंज गारंटी करता है। फॉरवर्ड्स कस्टमाइज्ड होते हैं पर रिस्क ज्यादा होता है क्योंकि गारंटी नहीं होती। ग्लोबली कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे पी नोट्स, पार्टिसिपेटरी नोट्स। ये ऑफशोर डेरिवेटिव्स हैं जो इनडायरेक्ट इंडियन मार्केट एक्सेस देते हैं। एनोनिमिटी कंसर्न्स के कारण कंट्रोवर्शियल थे, अब हेवीली रेगुलेटेड हैं। ADR, GDR ये फॉरेन इन्वेस्टर्स को फॉरेन कंपनीज के शेयर्स ट्रेड करने देते हैं, जैसे कोई इंडियन कंपनी US में ADR के जरिए लिस्ट हो। प्रैक्टिसिंग पी नोट्स, ADR, GDR। ADR GDR का पर्पस क्या है कंपनीज के लिए? पैसा उठाना? हाँ, फॉरेन कैपिटल रेज करना और ग्लोबल विजिबिलिटी बढ़ाना। इन्वेस्टर्स के लिए अपने लोकल एक्सचेंज पर फॉरेन कंपनीज में इन्वेस्ट करना ईजी हो जाता है। मिनी रिकैप डेरिवेटिव्स की वैल्यू अंडरलाइंग एसेट से आती है। हेजिंग या स्पेकुलेशन के लिए यूज होते हैं। ऑप्शंस अधिकार देते हैं, कॉल खरीदने का, पुट बेचने का। फ्यूचर्स फॉरवर्ड्स फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के एग्रीमेंट्स हैं। फ्यूचर्स स्टैंडर्डाइज्ड, फॉरवर्ड्स कस्टमाइज्ड। पी नोट्स, ADRs, GDRs ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स फैसिलिटेट करते हैं। थोड़ा कॉम्प्लेक्स पर पावरफुल टूल्स हैं ये। स्टॉक मार्केट इंडेक्स, सेंसेक्स, निफ्टी। हम रोज सुनते हैं सेंसेक्स ऊपर गया, निफ्टी नीचे आया। ये इंडेक्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं असल में? सेंसेक्स और निफ्टी ओवरऑल स्टॉक मार्केट की हेल्थ और सेंटिमेंट के बैरोमीटर्स जैसे हैं। ये लार्ज एक्टिवली ट्रेडेड स्टॉक्स के एक बास्केट की परफॉर्मेंस ट्रैक करते हैं। इनका कैलकुलेशन वेटेड एवरेज होता है, यूजुअली फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। ट्रेडिंग के लिए रेडिली अवेलेबल शेयर्स की मार्केट वैल्यू के बेसिस पर बड़ी कंपनीज का इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है। प्रैक्टिसिंग सेंसेक्स, निफ्टी, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो अगर रिलायंस का वेट निफ्टी में 10% है तो उसके प्राइस मूवमेंट का निफ्टी पर 10% इंपैक्ट होगा, ब्रॉडली स्पीकिंग। ऐसा समझे। एग्जैक्टली। बड़ी कंपनीज इंडेक्स को ज्यादा मूव करती हैं। इंडेक्स की एक बेस ईयर और बेस वैल्यू होती है, जैसे सेंसेक्स का बेस 100 था 1978-1979 में। करंट वैल्यू दिखाती है कि बेस के मुकाबले कितनी ग्रोथ हुई है। इंपॉर्टेंटली इंडिसेस को इकोनॉमी के लिए लीड इंडिकेटर्स माना जाता है। वो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस रिफ्लेक्ट करते हैं। GDP एक लैग इंडिकेटर है, वो पास्ट परफॉर्मेंस बताता है। प्रैक्टिसिंग लीड इंडिकेटर, लैग इंडिकेटर। तो इंडेक्स ऊपर मतलब इकोनॉमी डेफिनेटली अच्छी हो रही है या होने वाली है? हो रही है जरूरी नहीं, पर इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छी होगी। मार्केट फ्यूचर को एंटिसिपेट करता है। कभी कभी मार्केट सेंटिमेंट ओवर ऑप्टिमिस्टिक या पेसिमिस्टिक भी हो सकता है। GDP वर्सेस इंडेक्स कौन सा ज्यादा रिलायबल है? मतलब किससे सही तस्वीर मिलती है? दोनों अलग अलग चीजें बताते हैं। GDP पास्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी की रियलिटी बताता है। इंडेक्स फ्यूचर के बारे में एक्सपेक्टेशन या सेंटिमेंट बताता है। दोनों ही यूजफुल हैं। मिनी रिकैप स्टॉक इंडिसेस, सेंसेक्स, निफ्टी टॉप स्टॉक्स के वेटेड एवरेजेस हैं जो मार्केट बैरोमीटर्स और फ्यूचर इकोनॉमिक एक्सपेक्टेशंस के लीड इंडिकेटर्स की तरह काम करते हैं, अनलाइक GDP जो एक लैग इंडिकेटर है। समझे? बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। थोड़ा बैंकिंग साइड पे चलते हैं। हाँ। बैंक्स को रिकैपिटलाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? और ये AQR एसेट क्वालिटी रिव्यू किया था जिसके बारे में काफी सुना था। रिकैपिटलाइजेशन मतलब सरकार का बैंक्स में पैसा डालना ताकि उनका कैपिटल बेस बूस्ट हो सके। इसकी जरूरत 2015 में AQR के बाद बढ़ गई। AQR RBI का बैंक लोन्स का एक डीप इंस्पेक्शन था। इसने बहुत सारे छुपे हुए बैड लोन्स, NPAs, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स उजागर किए। प्रैक्टिसिंग रिकैपिटलाइजेशन, AQR, NPA। हिडन बैड लोन्स मतलब बैंक्स जानबूझकर छुपा रहे थे, या पता नहीं था, या तो छुपा रहे थे, या उनकी सही अकाउंटिंग नहीं कर रहे थे। एवरग्रीनिंग AQR ने सब सामने ला दिया। जब NPAs रिकॉग्नाइज हुए, बैंक्स को प्रोविजनिंग करनी पड़ी, पोटेंशियल लॉसेस के लिए पैसा अलग रखना, जिससे उनकी कैपिटल कम हो गई। उसी समय इंटरनेशनल बाज़ल 3 नॉर्म्स जो 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस GFC के बाद आए थे, बैंक से सेफ्टी के लिए हायर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो CAR मेंटेन करने को कह रहे थे। तो कैपिटल गिरी भी और रिक्वायरमेंट बढ़ भी गई।
इसीलिए सरकार को पैसा डालना पड़ा, रिकैपिटलाइजेशन, ताकि बैंक स्टेबल रहें और लेंडिंग कर सकें। प्रैक्टिसिंग, प्रोविजनिंग, बासल 3 नॉर्म्स, CAR, GFC। तो AQR एक तरह का हेल्थ चेकअप था बैंक्स का, काफी स्ट्रिक्ट वाला। हाँ, एक स्ट्रिक्ट हेल्थ चेकअप जिसने असली बीमारी NPS को उजागर किया। इसके पहले कुछ साल रेगुलेटरी फॉरबियरेंस भी था। RBI ने NPA रिकग्निशन में थोड़ी ढील दी थी, AQR ने उसे खत्म किया। बासल 3 नॉर्म्स क्यों जरूरी हैं? मतलब 2008 के बाद ही क्यों? बैंक्स को मजबूत बनाने और 2008 GFC जैसे फ्यूचर क्राइसिस को रोकने के लिए ये मैंडेट करते हैं कि बैंक्स शॉक्स अब्सॉर्ब करने के लिए ज्यादा कैपिटल बफर रखें। मिनी रिकैप, AQR ने बैंकों के छुपे NPS उजागर किए, जिससे प्रोविजनिंग करनी पड़ी और कैपिटल कम हुई। साथ में सख्त बासल 3 कैपिटल रिक्वायरमेंट CRAR के कारण बैंकिंग स्टेबिलिटी के लिए सरकार को रिकैपिटलाइजेशन करना पड़ा। क्लियर हुआ। ओके, काफी डिटेल में कैपिटल मार्केट्स और बैंकिंग समझ लिया। अब गवर्नमेंट फाइनेंसेस की तरफ बढ़ते हैं। फिस्कल पॉलिसी एंड बजटिंग, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। जरूर, लेट्स स्विच गियर्स नाउ। फिस्कल पॉलिसी एंड बजटिंग इन इंडिया। सबसे बेसिक सवाल, ये बजट होता क्या है असल में? डेफिनेशन एंड ऑथराइजेशन। बजट एसेंशियली सरकार का आने वाला फाइनेंशियल ईयर इंडिया में अप्रैल 1 से मार्च 31 के लिए फाइनेंशियल प्लान होता है। ये एस्टिमेटेड रिसीट्स, पैसा कहां से आएगा, और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, पैसा कहां खर्च होगा, का एक स्टेटमेंट है। प्रैक्टिसिंग, बजट, फाइनेंशियल ईयर, एस्टिमेटेड रिसीट्स, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। एस्टिमेटेड क्यों, एक्चुअल क्यों नहीं? प्लान है इसलिए। बिल्कुल, क्योंकि ये फ्यूचर का प्लान है। एक्चुअल फिगर्स जो साल खत्म होने के बाद ही पता चलेंगे। इंपॉर्टेंटली, बजट को पार्लियामेंट से ऑथराइजेशन चाहिए होता है। आर्टिकल 112 कहता है कि सरकार को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट AFS प्रेजेंट करना होगा। आर्टिकल 114 कहता है कि एप्रोप्रिएशन एक्ट पास करना होगा सरकार के मेन अकाउंट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा खर्च करने के लिए। और आर्टिकल 265 कहता है नो टैक्स विदाउट लॉ, यानी टैक्सेस के लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए फाइनेंस बिल के जरिए। प्रैक्टिसिंग, AFS आर्ट 112, एप्रोप्रिएशन एक्ट आर्ट 114, नो टैक्स विदाउट लॉ आर्ट 265। तो बिना पार्लियामेंट की परमिशन के सरकार एक पैसा खर्च नहीं कर सकती कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं। इससे पब्लिक फाइनेंसेस पर डेमोक्रेटिक कंट्रोल बना रहता है। सरकार पार्लियामेंट के प्रति अकाउंटेबल है कि वो पैसा कैसे रेज और स्पेंड करती है। AFS और एप्रोप्रिएशन एक्ट में क्या डिफरेंस है एग्जैक्टली? एक स्टेटमेंट है, दूसरा कानून। हाँ, AFS ओवरऑल स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेट्स है। एप्रोप्रिएशन एक्ट वो स्पेसिफिक लॉ है जो लिस्टेड आइटम्स और मिनिस्ट्रीज पर पैसा खर्च करने की अनुमति देता है। मिनी रिकैप, बजट सरकार का एनुअल फाइनेंशियल प्लान है, एस्टिमेटेड इनकम स्पेंडिंग, जिसे पार्लियामेंट्री अप्रूवल वाया AFS, एप्रोप्रिएशन एक्ट, फाइनेंस बिल चाहिए होता है कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार। मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स विया बजट। बजट सिर्फ हिसाब किताब है या इसके कुछ बड़े ऑब्जेक्टिव्स भी हैं? मतलब इकोनॉमी के लिए बहुत बड़े ऑब्जेक्टिव्स हैं। बजट मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स अचीव करने का एक की टूल है। 3 मेन फंक्शंस हैं। एलोकेशन फंक्शन, ये डिसाइड करना कि पैसा कहां खर्च होगा। पब्लिक गुड्स प्रोवाइड करना जैसे डिफेंस, रोड्स। कलेक्शन, रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, टैक्सेस और स्पेंडिंग यूज करके इनइक्वालिटी कम करना जैसे प्रोग्रेसिव टैक्सेस और सब्सिडीज। और स्टेबलाइजेशन फंक्शन, फिस्कल पॉलिसी यूज करके इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और ग्रोथ मैनेज करना, जैसे रिसेशन में ज्यादा खर्च करना। प्रैक्टिसिंग, एलोकेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन, स्टेबलाइजेशन फंक्शंस। स्टेबलाइजेशन फंक्शन का एग्जांपल, जैसे कोविड के टाइम पर सरकार ने ज्यादा खर्च किया था, वो काउंटर साइक्लिकल पॉलिसी थी। बिल्कुल, दैट वाज अ काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी एम्ड एट स्टेबलाइजिंग द इकोनॉमी ड्यूरिंग अ मेजर शॉक। जब प्राइवेट सेक्टर वीक होता है तब ज्यादा खर्च करने से डिमांड बूस्ट होती है। और रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे काम करता है? टैक्सेस और सब्सिडीज से। हाँ, हायर इनकम्स पर ज्यादा टैक्स लगाकर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन और गरीबों के लिए वेलफेयर स्कीम्स या सब्सिडीज पर खर्च करके सरकार रिसोर्सेज रीडिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करती है। क्या ये तीनों ऑब्जेक्टिव्स हमेशा अलाइन होते हैं या कॉन्फ्लिक्ट भी होता है? नहीं, अक्सर ट्रेड ऑफ्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, भारी रीडिस्ट्रीब्यूशन शायद वेल्थ क्रिएशन के इंसेंटिव्स पर असर डाले। स्पेंडिंग के जरिए ग्रोथ बूस्ट करने से डेफिसिट बढ़ सकता है। पॉलिसी मेकिंग इन ऑब्जेक्टिव्स को बैलेंस करने के बारे में ही है। मिनी रिकैप, बजट सिर्फ अकाउंट्स नहीं है, ये रिसोर्स एलोकेशन, इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन और इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन के लिए एक पॉलिसी टूल है। बजट कंपोनेंट्स क्लासिफिकेशन, बजट में रेवेन्यू अकाउंट और कैपिटल अकाउंट होते हैं। ये क्लासिफिकेशन थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। समझने का कोई सिंपल तरीका की डिफरेंसेस में है कि क्या ट्रांजैक्शंस सरकार के एसेट्स या लायबिलिटीज पर असर डालता है या नहीं। रेवेन्यू अकाउंट उन ट्रांजैक्शन से डील करता है जो एसेट्स या लायबिलिटीज को चेंज नहीं करते। ये रिकरिंग डे टू डे आइटम्स होते हैं। रेवेन्यू रिसीट्स में टैक्स और नॉन टैक्स इनकम जैसे इंटरेस्ट, डिविडेंड्स शामिल हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सैलरीज, पेंशंस, सब्सिडीज, इंटरेस्ट पेमेंट्स आते हैं। प्रैक्टिसिंग, रेवेन्यू अकाउंट, रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो सैलरी देना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्यों है? एसेट नहीं बन रही? एग्जैक्टली, क्योंकि इससे सरकार की कोई एसेट नहीं बन रही, ना ही लायबिलिटी कम हो रही है। ये रेगुलर ऑपरेशनल कॉस्ट है। कैपिटल अकाउंट उन ट्रांजैक्शन से डील करता है जो एसेट्स या लायबिलिटीज को चेंज करते हैं। कैपिटल रिसीट्स वो इनकम है जो या तो लायबिलिटी बढ़ाती है जैसे लोन्स लेना, डेट रिसीट्स, या एसेट्स घटाती है जैसे PSU शेयर्स बेचना, डिसइन्वेस्टमेंट, एक नॉन डेट रिसीट। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो स्पेंडिंग है जो या तो एसेट्स बनाती है जैसे रोड्स, स्कूल्स बनाना, एसेट क्रिएशन, या लायबिलिटी कम करती है जैसे लोन्स रीपे करना, लायबिलिटी रिडक्शन। प्रैक्टिसिंग, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा, तो स्कूल बनाना कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्योंकि एसेट बन रही है। बिल्कुल, क्योंकि इससे एक लॉन्ग टर्म फिजिकल एसेट, स्कूल बिल्डिंग क्रिएट हो रही है। जनरली कौन सा एक्सपेंडिचर इकोनॉमी के लिए बेहतर माना जाता है? कैपिटल वाला? कैपिटल एक्सपेंडिचर को ज्यादा प्रोडक्टिव माना जाता है क्योंकि ये फ्यूचर के लिए एसेट्स बनाता है जिससे पोटेंशियली लॉन्ग टर्म ग्रोथ बूस्ट होती है। हाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, स्पेशली रेवेन्यू डेफिसिट, चिंता का विषय हो सकता है। मिनी रिकैप, रेवेन्यू अकाउंट इज डे टू डे ट्रांजैक्शंस, एसेट्स लायबिलिटीज में कोई चेंज नहीं। कैपिटल अकाउंट, ट्रांजैक्शंस जो एसेट्स लायबिलिटीज बदलते हैं, लोन्स, एसेट क्रिएशन, सेल। एसेट लायबिलिटी चेंज ही की डिफरेंशिएटर है, याद रहेगा। बजटिंग टेक्निक्स, बजट बनाने के अलग अलग तरीके भी होते हैं क्या? लाइक परफॉर्मेंस बजटिंग, आउटकम बजटिंग, ये सब क्या है? हाँ, बजटिंग को ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए टेक्निक्स इवॉल्व हुई हैं।
लाइन आइटम बजटिंग ट्रेडिशनल सिर्फ इनपुट्स पे फोकस करता है, कितना पैसा किस आइटम पे खर्च। परफॉर्मेंस बजटिंग फंड्स को आउटपुट से लिंक करता है, कितना काम हुआ, एग्जाम्पल कितने किलोमीटर रोड बनी। आउटकम बजटिंग इंडिया अब इस पर फोकस करता है और आगे जाता है और फंड्स को आउटकम इंपैक्ट से लिंक करता है, क्या फर्क पड़ा, एग्जाम्पल रोड बनने से ट्रैवल टाइम कितना कम हुआ। जीरो बेस्ड बजटिंग ZBB में हर प्रोग्राम को हर साल स्क्रैच से जस्टिफाई करना होता है। जेंडर बजटिंग बजट के इंपैक्ट को डिफरेंट जेंडर्स पर एनालाइज करता है। प्रैक्टिसिंग लाइन आइटम, परफॉर्मेंस, आउटकम, जीरो बेस्ड, जेंडर बजटिंग। आउटकम बजटिंग सुनने में सबसे अच्छा लग रहा है, सिर्फ रोड बनाना इंपॉर्टेंट नहीं, उससे फायदा क्या हुआ वो इंपॉर्टेंट है। राइट। एग्जैक्टली ये स्पेंडिंग के पीछे के क्यों पर फोकस करता है, सिटीजन्स की लाइफ पर एक्चुअल इंपैक्ट, ना कि सिर्फ फिजिकल आउटपुट पर। एफर्ट लगता है, थ्योरेटिकली एफिशिएंसी के लिए अच्छा है, पर फुल ZBB रेयरली कंटिन्यूअसली इंप्लीमेंट होता है। इसके एलिमेंट्स सिलेक्टिवली यूज हो सकते हैं। जेंडर बजटिंग मतलब महिलाओं के लिए अलग बजट या कुछ और? नहीं, इसका मतलब है मेन बजट पर जेंडर लेंस अप्लाई करना, ये देखने के लिए कि डिफरेंट स्कीम्स महिलाओं और पुरुषों को कैसे अफेक्ट करती हैं, और ये इंश्योर करना कि रिसोर्सेज जेंडर इक्विटी प्रमोट करने के लिए फेयरली एलोकेट हो। मिनी रिकैप, बजटिंग टेक्निक्स इवॉल्व हुई हैं इनपुट्स लाइन आइटम से आउटपुट्स परफॉर्मेंस और अब इंक्रीजिंगली सोसाइटल इंपैक्ट आउटकम पर फोकस करने तक। साथ ही ZBB और जेंडर बजटिंग जैसे स्पेसिफिक टूल्स भी यूज होते हैं। बजट टाइमलाइन प्रेजेंटेशन। बजट डॉक्यूमेंट्स में 3 फिगर्स होते हैं, एस्टिमेट्स BE, रिवाइज्ड एस्टिमेट्स RE, एक्चुअल्स। ये टाइम सीक्वेंस क्या है, मतलब कौन सा कब का है? सिंपल है, जब बजट फेब में प्रेजेंट होता है अगले FY के लिए जो अप्रैल से शुरू होगा। बजट एस्टिमेट्स B आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए प्लान एस्टिमेट्स होते हैं। रिवाइज्ड एस्टिमेट्स RE चल रहे फाइनेंशियल ईयर जो खत्म होने वाला है कि अपडेटेड एस्टिमेट्स होते हैं। एक्चुअल्स पिछले फाइनेंशियल ईयर के फाइनल ऑडिटेड फिगर्स होते हैं। प्रैक्टिस सेइंग एस्टिमेट्स B, रिवाइज्ड एस्टिमेट्स RE, एक्चुअल्स। तो फेब 2025 के बजट में FY 26 का BE होगा, FY 25 का RE और FY 24 का एक्चुअल्स होगा। क्या मैं सही समझा? परफेक्ट, यू गॉट इट। बिल्कुल सही। RE की जरूरत क्यों पड़ती है? B चेंज क्यों होते हैं साल के दौरान? क्योंकि रियलिटी अक्सर प्लान से अलग होती है, इकोनॉमिक कंडीशंस बदलती हैं, प्रायोरिटीज शिफ्ट होती हैं साल के दौरान। RE करंट ईयर की ज्यादा रियलिस्टिक पिक्चर देता है दिसंबर जनवरी तक के डेटा के बेसिस पर। सबसे एक्यूरेट फिगर कौन सा है? एक्चुअल्स सबसे एक्यूरेट हैं क्योंकि वो दिखाते हैं कि असल में क्या हुआ, पर प्लानिंग और एनालिसिस के लिए BE और RE क्रूशियल हैं क्योंकि वो फ्यूचर और प्रेजेंट से डील करते हैं। मिनी रिकैप, बजट डॉक्यूमेंट्स 3 साल के आंकड़े दिखाते हैं, अगला साल प्लान B, चालू साल अपडेट RE और पिछला साल रिजल्ट एक्चुअल्स। क्लियर है? अब थोड़ा सेंटर स्टेट रिलेशंस पे आते हैं। फिस्कल फेडरलिज्म स्कीम्स को सेंट्रल सेक्टर वर्सेस सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में क्यों डिवाइड करते हैं, क्या फर्क है? स्कीम क्लासिफिकेशन 7th शेड्यूल बेसिस। ये डिवीजन कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल की लिस्ट्स यूनियन स्टेट कंकरेंट पर बेस्ड है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स उन सब्जेक्ट्स पर होती हैं जो यूनियन लिस्ट में है, सेंटर का डोमेन। ये 100% सेंटर द्वारा फंडेड और इंप्लीमेंटेड होती हैं, जैसे एग्जाम्पल डिफेंस। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स CSS उन सब्जेक्ट्स पर होती हैं जो स्टेट या कंकरेंट लिस्ट में है पर नेशनली इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। स्टेट्स इन्हें इंप्लीमेंट करते हैं पर फंडिंग सेंटर और स्टेट्स के बीच शेयर्ड होती है, जैसे 60-40 या 90-10 NH हिमालयन स्टेट्स के लिए। प्रैक्टिसिंग सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स CSS। CSS का कोई एग्जांपल दे सकती हैं, जैसे MGNREGA? हाँ बिल्कुल, एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन से रिलेटेड स्कीम्स अक्सर CSS होती हैं, जैसे MGNREGA या समग्र शिक्षा अभियान। स्टेट इंप्लीमेंट करती है, फंडिंग पैटर्न शेयर्ड होता है। और स्पेशल कैटेगरी स्टेटस SCS ये अभी भी है क्या, या खत्म हो गया? फॉर्मली SCS कॉन्सेप्ट जो कुछ स्टेट्स को ज्यादा सेंट्रल फंडिंग देता था, स्पेशली ग्रांट्स, 14th फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशंस के बेसिस पर डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। हालांकि स्पेशल असिस्टेंस पैटर्न्स जैसे 90-10 फंडिंग एनी हिमालयन स्टेट्स के लिए उनके यूनिक चैलेंजेस के कारण कंटिन्यू हो रहे हैं। प्रैक्टिसिंग स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। तो बेसिकली SCS का लेबल हट गया पर स्पेशल फंडिंग पैटर्न कुछ स्टेट्स के लिए कंटिन्यू हो रहा है। लार्जली यस, मैकेनिज्म बदल गया पर कुछ स्टेट्स को एक्स्ट्रा सपोर्ट देने का प्रिंसिपल बना हुआ है। मिनी रिकैप, स्कीम्स 2 तरह की हैं, सेंट्रल सेक्टर 100% सेंटर फंडेड रन यूनियन लिस्ट या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड शेयर्ड फंडिंग स्टेट रन स्टेट कंकरेंट लिस्ट। कुछ स्टेट्स के लिए स्पेशल फंडिंग पैटर्न्स कंटिन्यू हो रहे हैं फॉर्मल SCS हटने के बावजूद। प्लानिंग कमीशन वर्सेस नीति आयोग। पहले प्लानिंग कमीशन था, अब नीति आयोग है। क्या बदला, क्यों बदला? बिग शिफ्ट आया है। प्लानिंग कमीशन टॉप डाउन प्लानिंग अप्रोच फॉलो करता था, प्लान्स बनाता था और स्टेट्स को फंड्स एलोकेट करता था। इसे क्रिटिसाइज किया जाता था कि ये बहुत सेंट्रलाइज्ड है और स्टेट्स की डाइवर्स नीड्स रिफ्लेक्ट नहीं करता। प्रैक्टिसिंग प्लानिंग कमीशन टॉप डाउन प्लानिंग, मतलब दिल्ली में बैठकर डिसाइड करते थे कि तमिलनाडु में क्या होना चाहिए, कुछ ऐसा? थोड़ा सिंप्लीफिकेशन है पर हाँ, अप्रोच सेंट्रलाइज था। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो 2015 में बना, अलग है। ये एक थिंक टैंक की तरह काम करता है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सेंटर और स्टेट्स का मिलकर काम करना प्रमोट करता है, बॉटम अप अप्रोच एनकरेज करता है और पॉलिसी एडवाइस देता है। ये फंड्स एलोकेट नहीं करता। प्रैक्टिसिंग नीति आयोग, थिंक टैंक, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, बॉटम अप अप्रोच। तो नीति आयोग का पावर प्लानिंग कमीशन से कम है, फंड ही नहीं देता। पावर शिफ्ट हुआ है, रोल बदला है। नीति आयोग पॉलिसी फॉर्मुलेशन, नॉलेज शेयरिंग और कोलैबोरेशन फॉस्टर करने पर फोकस करता है, फाइनेंशियल एलोकेशन पर नहीं। वो अब प्राइमरीली फाइनेंस कमीशन और मिनिस्ट्रीज करते हैं। इसे इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर के साथ ज्यादा अलाइंड माना जाता है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का सिंपल मतलब क्या हुआ? टीम इंडिया। बिल्कुल, टीम इंडिया अप्रोच। सेंटर और स्टेट्स पार्टनर्स की तरह कोलैबोरेट करें, ना कि एक हायरार्किकल रिलेशनशिप हो। मिनी रिकैप, नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया, टॉप डाउन प्लानिंग और फंड एलोकेशन से हटकर कोऑपरेटिव बॉटम अप पॉलिसी एडवाइजरी रोल थिंक टैंक पर फोकस किया है। अब सबसे ड्रेडेड टॉपिक डेफिसिट्स।
ये फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, ये सब क्या बला है और इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? फिस्कल डेफिसिट फॉर्मूलाज। डेफिसिट्स सरकार की कमाई और खर्च के बीच का गैप मेजर करते हैं। फिस्कल डेफिसिट FD सबसे बड़ा वाला है। ये टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल नॉन बोरोइंग रिसीट्स के बीच का डिफरेंस है। बेसिकली ये बताता है कि सरकार को उस साल कितना बोरो करने की जरूरत है। FD इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंड, रेवेन्यू रिसीट्स प्लस नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स। प्रैक्टिसिंग फिस्कल डेफिसिट FD। तो एफडी का मतलब है टोटल बोरोइंग, मतलब सरकार कितना उधार ली रही है। हाँ, इसेंशली ये गवर्नमेंट बोरोइंग का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला इंडिकेटर है। रेवेन्यू डेफिसिट RD तब होता है जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीट्स से ज्यादा हो जाता है। RD इक्वल्स रेव एक्सपेंड रेव रिसीट्स। इसका मतलब है कि सरकार अपने डेली रनिंग एक्सपेंसेस के लिए भी बोरो कर रही है, जिसे जनरली हेल्दी नहीं माना जाता। प्राइमरी डेफिसिट PD होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस पिछले लोन्स पर इंटरेस्ट पेमेंट्स। PD इक्वल्स FD इंटरेस्ट पेमेंट्स। ये दिखाता है कि करंट ईयर के स्पेंडिंग के लिए कितनी बोरोइंग चाहिए पास्ट इंटरेस्ट के बोझ को हटाकर। इफेक्टिव RD होता है RD माइनस कैपिटल एसेट क्रिएशन के लिए दिए गए ग्रांट्स। RD इक्वल्स RD ग्रांट्स फॉर कैपेसिटी क्रिएशन। प्रैक्टिसिंग रेवेन्यू डेफिसिट RD, प्राइमरी डेफिसिट PD, इफेक्टिव RD ERD। रेवेन्यू डेफिसिट बुरा क्यों है? सब बोरो करते हैं, इसमें क्या खराबी है? एसेट्स बनाने के लिए बोरो करना कैपिटल एक्सपेंस समझ आता है, पर डेली कंजम्पशन के लिए रेवेन्यू एक्सपेंस ऐसा है जैसे आप हर महीने ग्रोसरीज के लिए क्रेडिट कार्ड यूज करें क्योंकि आपकी सैलरी काफी नहीं है, लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं है। प्राइमरी डेफिसिट जीरो हो तो अच्छा है, मतलब कोई नया उधार नहीं। यस, इसका मतलब है कि करंट स्पेंडिंग इंटरेस्ट छोड़कर करंट रेवेन्यू से मीट हो रहा है। सारी नई बोरोइंग सिर्फ पुराना डेट सर्विस करने के लिए है। ये इंप्रूविंग फिस्कल हेल्थ दिखाता है। मिनी रिकैप। फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स टोटल बोरोइंग, रेवेन्यू डेफिसिट इक्वल्स डेली एक्सपेंसेस के लिए बोरोइंग, जनरली बैड। प्राइमरी डेफिसिट इक्वल्स न्यू बोरोइंग एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट्स। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट एंड FRBM एक्ट। क्या सरकार हमेशा से ऐसे बोरो करती थी या इस पर कुछ रूल्स हैं, कोई एक्ट वगैरह? पहले सिचुएशन अलग थी। 1997 से पहले सरकार अपना डेफिसिट फाइनेंस करने के लिए RBI से नोट छपवा सकती थी, मोनेटाइजिंग द डेफिसिट। ये इन्फ्लेशनरी था और इसमें डिसिप्लिन की कमी थी। प्रैक्टिसिंग मोनेटाइजिंग द डेफिसिट। नोट छापकर घाटा पूरा करना साउंड्स इजी बट डेंजरस। इन्फ्लेशन का डर रहता होगा। वेरी डेंजरस फॉर इन्फ्लेशन एंड फिस्कल हेल्थ, इसीलिए इसे बंद किया गया। 1997 में WMA एग्रीमेंट, वेज एंड मीन्स एडवांसेस आया, जिसने सरकार को RBI से सिर्फ टेम्पररी कैश फ्लो मिसमैचेस के लिए बोरो करने दिया, परमानेंट डेफिसिट फाइनेंसिंग के लिए नहीं। प्रैक्टिसिंग WMA एग्रीमेंट। फिर आया FRBM एक्ट 2003, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट, फिस्कल डिसिप्लिन एनफोर्स करने के लिए। इसने फिस्कल डेफिसिट एग्जांपल 3% ऑफ GDP और गवर्नमेंट डेट कम करने के टारगेट सेट किए। लॉजिक ये था, हालांकि GDP ग्रोथ कुछ बोरोइंग अलाउ करती है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए लिमिट्स होनी चाहिए। प्रैक्टिसिंग FRBM एक्ट 2003। FRBM एक्ट ने सरकार के उधार पर लिमिट लगा दी, एक तरह से डिसिप्लिन लाया। हाँ, इसने फिस्कल डिसिप्लिन टारगेट्स और प्रोसेसेस को इंस्टीट्यूशनलाइज किया। हालांकि टारगेट्स इकोनॉमिक शॉक्स जैसे GFC, कोविड के कारण रिवाइज हुए हैं, ये फ्रेमवर्क क्रूशियल बना हुआ है। ये 3% टारगेट ही क्यों? कोई मैजिक नंबर है क्या? मैजिक नहीं, पर उस समय इंडिया के लिए सस्टेनेबल डेट लेवल्स के इकोनॉमिक एनालिसिस पर बेस था। एग्जैक्ट नंबर डिबेट और रिवाइज किया जा सकता है। मिनी रिकैप। मोनेटाइजिंग डेफिसिट्स, नोट छापना 1997 में खत्म हुआ, उसकी जगह टेम्परेरी WMA आया। FRBM एक्ट 2003 फिस्कल डिसिप्लिन के लिए लीगल टारगेट्स लाया, डेफिसिट्स डेट कम करने के लिए। ओके, गवर्नमेंट स्पेंडिंग की बात हुई, अब अर्निंग साइड पे टैक्सेशन, टैक्स अवॉइडेंस वर्सेस टैक्स इवेजन, इनमें क्या फर्क है? टैक्स अवॉइडेंस मैकेनिज्म्स एंड एंटी अवॉइडेंस। सिंपल डिस्टिंक्शन है। टैक्स अवॉइडेंस लीगल लूप होल्स यूज करके टैक्स लायबिलिटी कम करना है, लीगल है पर शायद अनएथिकल। टैक्स इवेजन इलीगली इनकम छुपाना या खर्चे बढ़ा चढ़ाकर दिखाना है, टैक्सेस अवॉइड करने के लिए, इलीगल है। प्रैक्टिसिंग टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन। कंपनीज कैसे अवॉइडेंस करती हैं, मतलब क्या तरीके होते हैं? MNCs कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज यूज करती हैं, जैसे BEPS, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, आर्टिफिशियली प्रॉफिट्स को लो टैक्स कंट्रीज में शिफ्ट करना। दूसरे मेथड्स में IP माइग्रेशन, POEM, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट रूल्स मैनिपुलेट करना या इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स जैसे वोडाफोन केस शामिल है। प्रैक्टिसिंग BEPS, POEM, इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स। इसे काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट्स एंटी अवॉइडेंस मेजर्स यूज करती हैं। इंडिया में JAAR है, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स, जो टैक्स अथॉरिटीज को उन ट्रांजैक्शंस को डिस्रिगार्ड करने देता है जिनका मेन पर्पस टैक्स अवॉइडेंस है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म पर फोकस करके। DTAAs, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स, इनकम को 2 देशों में टैक्स होने से रोकते हैं। APAs, एडवांस्ड प्राइसिंग एग्रीमेंट्स, MNCs और टैक्स अथॉरिटीज के बीच ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड्स पर प्री एग्रीमेंट्स होते हैं ताकि डिस्प्यूट्स अवॉइड हों। प्रैक्टिसिंग JAAR, DTAA, APA। गार मतलब अगर मैंने लीगली कुछ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाया सिर्फ टैक्स बचाने के लिए तो भी टैक्स लग सकता है, अगर सब्सटेंस नहीं है तो। यस, अगर प्राइमरी मोटिव टैक्स अवॉइडेंस माना जाता है बिना जेन्युइन कमर्शियल सब्सटेंस के, तो गार इन्वोक किया जा सकता है। DTA इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट है ना, डबल टैक्स बच जाता है। बिल्कुल, ये क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट प्रमोट करता है, ये इंश्योर करके कि इन्वेस्टर्स सेम इनकम पर 2 बार टैक्स ना हो। मिनी रिकैप। टैक्स अवॉइडेंस लूपहोल्स का लीगल यूज है, इवेजन इलीगल है। MNCs BIPS जैसी टेक्निक्स यूज करती हैं, गवर्नमेंट्स गार, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। DTAs प्रिवेंट डबल टैक्स और APAs ट्रांसफर प्राइसिंग सर्टेनिटी से काउंटर करती हैं। टैक्स इंस्ट्रूमेंट्स, सेस वर्सेस सरचार्ज। टैक्स के ऊपर कभी-कभी सेस और सरचार्ज लगता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों टैक्स के ऊपर लगते हैं, पर
सेस एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए लगाया जाता है, जैसे एजुकेशन सेस, और पैसा उसी पर्पस के लिए यूज होना चाहिए। सरचार्ज का कोई स्पेसिफिक पर्पस लिंक्ड नहीं होता। पैसा जनरल पूल में जाता है और कहीं भी यूज हो सकता है। साथ ही सेस और सरचार्ज रेवेन्यू सेंटर स्टेट्स के साथ शेयर नहीं करता, अनलाइक नॉर्मल टैक्सेस। सरचार्ज अक्सर हायर इनकम ग्रुप्स पे लगता है, जबकि सेस ज्यादा ब्रॉडली अप्लाई होता है। प्रैक्टिसिंग सेस सरचार्ज। तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का पैसा हेल्थ और एजुकेशन पर ही खर्च होना चाहिए लीगली। लीगली यस। वो उस स्पेसिफिक पर्पस के लिए ईयरमार्क्ड है। सरचार्ज का पैसा कहीं भी यूज हो सकता है, सरकार की मर्जी। हाँ, वो सरकार के ओवरऑल किटी में ऐड हो जाता है। क्या ये नॉर्मल टैक्स रेट के ऊपर लगते हैं? मतलब टैक्स प्लस सरचार्ज प्लस सेस? यस, सेस यूजुअली टैक्स प्लस सरचार्ज पे कैलकुलेट होता है, जबकि सरचार्ज टैक्स लायबिलिटी पर कैलकुलेट होता है। ये एडिशनल लेवीज हैं। मिनी रिकैप। सेस एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए ईयरमार्क टैक्स ऑन टैक्स है, सरचार्ज एक जनरल टैक्स ऑन टैक्स है, अक्सर हायर इनकम्स पे। दोनों स्टेट्स के साथ शेयर नहीं होते। क्लियर? क्रिस्टल क्लियर। बजट और टैक्सेशन के बेसिक समझ आ गए। अब ग्लोबल स्टेज पर चलते हैं, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की दुनिया में। हाँ बिल्कुल, लेट्स ब्रॉडन द होराइजन नाउ। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी। सबसे पहले फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एफडीआई वर्सेस एफपीआई एफआईआई, ये हमेशा सुनने में आता है। क्या है ये और क्यों अलग है? एफडीआई वर्सेस एफपीआई एफआईआई। दोनों फॉरेन मनी है, पर इंटेंशन अलग है। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तब होता है जब कोई फॉरेन एंटिटी किसी डोमेस्टिक एंटरप्राइज में लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस या कंट्रोल के लिए इन्वेस्ट करती है, यूजुअली 10% स्टेक। ये अक्सर टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टीज भी लाता है, सोचो जैसे फैक्ट्री बनाना। एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एफआईआई पुराना टर्म है, फाइनेंशियल एसेट जैसे स्टॉक्स और बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट है, बिना कंट्रोल के, मेनली प्राइस चेंजेस से प्रॉफिट कमाने के लिए। यूजुअली 10% स्टेक होता है। एफपीआई को ज्यादा वॉलेटाइल या हॉट मनी माना जाता है क्योंकि ये जल्दी एग्जिट कर सकता है। प्रैक्टिसिंग एफडीआई कंट्रोल लॉन्ग टर्म, एफपीआई प्रॉफिट वॉलेटाइल हॉट मनी। तो इकोनॉमी के लिए क्या बेटर है, एफडीआई या एफपीआई? मतलब स्टेबल कौन सा है? जनरली एफडीआई को प्रेफर किया जाता है क्योंकि ये स्टेबल है, लॉन्ग टर्म है और एसोसिएटेड बेनिफिट्स लाता है जैसे टेक्नोलॉजी और जॉब्स। एफपीआई मार्केट्स को लिक्विडिटी देता है, पर इसकी वॉलेटिलिटी रिस्की हो सकती है। हॉट मनी नाम क्यों पड़ा? गरम पैसा। क्योंकि ये पैसा ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज देखता है और जरा सी इंस्टेबिलिटी या कहीं और बेटर रिटर्न दिखने पर क्विकली फ्लाइज आउट, जैसे कि ये हाथ में रखने में गर्म है, हॉट टू हैंडल। मिनी रिकैप। एफडीआई इज लॉन्ग टर्म कंट्रोल ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट, स्टेबल। एफपीआई इज शॉर्ट टर्म प्रॉफिट ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, वॉलेटाइल हॉट मनी। रेगुलेशन, एफडीआई एंड एफपीआई। इनको रेगुलेट कौन करता है? क्या रूल्स अलग अलग हैं दोनों के लिए? हाँ, एफडीआई पॉलिसी सरकार सेट करती है, डीपीआई आईटी। इसमें सेक्टर वाइज लिमिट्स होती हैं, किन सेक्टर्स जैसे डिफेंस, इंश्योरेंस में कितना एफडीआई अलाउड है, और 2 एंट्री राउट्स होते हैं, ऑटोमेटिक रूट, लिमिट तक प्रायर अप्रूवल की जरूरत नहीं, और अप्रूवल गवर्नमेंट रूट, पहले गवर्नमेंट क्लियरेंस चाहिए। प्रैक्टिस सेइंग एफडीआई रेगुलेशन, सेक्टर लिमिट्स, ऑटोमेटिक अप्रूवल राउट्स। तो कुछ सेक्टर्स में फॉरेन कंट्रोल नहीं चाहिए होता होगा, इसीलिए अप्रूवल राउट रखा है, सेंसिटिव सेक्टर्स के लिए। इसमें सेक्टोरल लिमिट्स नहीं होती, पर इंस्ट्रूमेंटल लिमिट्स होती हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में टोटल कितना एफपीआई आ सकता है, और एग्रीगेट लिमिट्स होती हैं, एक सिंगल कंपनी में टोटल कितना एफपीआई हो सकता है। प्रैक्टिसिंग एफपीआई रेगुलेशन, सेबी, इंस्ट्रूमेंटल, एग्रीगेट लिमिट्स। तो एफपीआई किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है, बस ओवरऑल कंपनी लिमिट ना क्रॉस हो। सेक्टर की कोई पाबंदी नहीं। करेक्ट, बशर्ते वो सेबी रेगुलेशंस फॉलो करें और खुद को रजिस्टर करवाएं। मिनी रिकैप। एफटीआई को गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, सेक्टर लिमिट्स, एंट्री रूट्स। एफपीआई को सेबी रेगुलेट करती है, इंस्ट्रूमेंट, एग्रीगेट लिमिट्स, नो सेक्टर लिमिट्स। अब आते हैं एक्सचेंज रेट्स पर। रुपी डॉलर का रेट रोज बदलता रहता है, ये डिसाइड कैसे होता है? कोई सिस्टम है? टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट्स एंड रेजिम्स। रेट डिसाइड करने के सिस्टम्स होते हैं। फिक्स्ड सिस्टम, इसमें गवर्नमेंट रेट फिक्स कर देती है। एग्जांपल, 50 रुपीज इज इक्वल टू $1। चेंजेस को डीवैल्यूएशन, रेट कम करना, और रीवैल्यूएशन, रेट बढ़ाना कहते हैं। फ्लोटिंग सिस्टम, इसमें मार्केट फोर्सेज, डिमांड एंड सप्लाई, रेट को फ्रीली डिटरमिन करते हैं। चेंजेस को डिप्रिसिएशन, रेट गिरना, और एप्रिसिएशन, रेट बढ़ना कहते हैं। मिक्स्ड डर्टी फ्लोट, इंडिया सिस्टम, इसमें मार्केट रेट डिटरमिन करता है, पर सेंट्रल बैंक आरबीआई वॉलेटिलिटी मैनेज करने के लिए ओकेजनली इंटरवीन करता है। प्रैक्टिस सेइंग फिक्स्ड, डीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन, फ्लोटिंग, डिप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, मिक्स्ड डर्टी फ्लोट। तो इंडिया का सिस्टम ना प्योर फिक्स है ना प्योर फ्लोटिंग, बीच का रास्ता। राइट। आरबीआई से मैनेज करता है, जनरली एक रेंज में फ्लोट होने देता है, इंटरवीन तभी करता है जब मूवमेंट्स बहुत शार्प या स्पेक्युलेटिव हो। डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन में कंफ्यूजन होता है अक्सर। सिंपल फर्क क्या है? डीवैल्यूएशन गवर्नमेंट एक्शन, फिक्स सिस्टम। डिप्रिसिएशन मार्केट एक्शन, फ्लोटिंग मिक्स सिस्टम। दोनों में करेंसी वीकर होती है, पर कॉज अलग है। याद रहेगा। मिनी रिकैप, एक्सचेंज रेट सिस्टम्स, फिक्स्ड गवर्नमेंट सेट्स रेट, फ्लोटिंग मार्केट सेट्स रेट, या मिक्स्ड मार्केट सेट्स गवर्नमेंट इंटरवीन्स, जैसे इंडिया हो सकते हैं। टर्मिनोलॉजी अलग है, डीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन वर्सेस डिप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सचेंज रेट्स, रुपी डॉलर। तो इंडिया में रेट मार्केट से डिसाइड होता है मोस्टली। कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इसको, डिमांड सप्लाई के अलावा? बेसिक डिमांड और सप्लाई ही है, पर वो किन चीजों से अफेक्ट होती है वो देखते हैं। डिमांड फॉर डॉलर्स बढ़ती है जब रुपी डिप्रिशिएट होता है, जब इंपोर्ट्स बढ़ते हैं, इंडियंस विदेश ट्रैवल स्टडी ज्यादा करते हैं, इन्वेस्टमेंट बाहर जाता है, यूएस इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं, यूएस इन्फ्लेशन कम होता है। सप्लाई ऑफ डॉलर्स बढ़ती है, रुपी अप्रिशिएट होता है, जब एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं, एफडीआई एफपीआई इनफ्लो होता है, रेमिटेंसेस बढ़ती हैं, इंडियन इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं, यूएस इन्फ्लेशन ज्यादा होता है। प्रैक्टिस सेइंग फैक्टर्स फॉर डॉलर डिमांड सप्लाई। अगर इंडिया में इंटरेस्ट रेट बढ़े तो रुपी एप्रिशिएट क्यों होगा? फॉरेनर्स कैसा लाएंगे? एग्जैक्टली। हायर रिटर्न्स फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एफपीआई को अट्रैक्ट करते हैं। वो इंडियन बॉन्ड्स, इक्विटीज में इन्वेस्ट करने के लिए डॉलर्स लाते हैं, जिससे डॉलर सप्लाई बढ़ती है और रुपी स्ट्रेंथन होता है। और अगर हम क्रूड ऑयल ज्यादा इंपोर्ट करें तो रुपी वीक क्यों होगा? डॉलर चाहिए होता है। हाँ, क्रूड ऑयल का बिल डॉलर में पे करना होता है। ज्यादा इंपोर्ट्स मतलब डॉलर्स की डिमांड ज्यादा, जिससे रुपी वीक होता है। मिनी रिकैप, रुपी डॉलर रेट डॉलर्स की डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर मूव करता है, जो ट्रेड, इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स, कैपिटल फ्लोज, एफडीआईपीआई, इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन डिफरेंशियल्स, रेमिटेंसेस वगैरह से ड्राइव होती है।
Impact of depreciation, appreciation and J curve. रुपी डिप्रिसिएट या अप्रिशिएट होने से फर्क क्या पड़ता है? किसके लिए अच्छा, किसके लिए बुरा? डिप्रिसिएशन एक्सपोर्ट्स को सस्ता बनाता है, एक्सपोर्टर्स के लिए अच्छा, पर इंपोर्ट्स को महंगा, इंपोर्टर्स के लिए बुरा। इंपोर्टेड इन्फ्लेशन लाता है। अप्रिसिएशन एक्सपोर्ट्स को महंगा बनाता है, एक्सपोर्टर्स के लिए बुरा, और इंपोर्ट्स को सस्ता, इंपोर्टर्स के लिए अच्छा, इन्फ्लेशन कम करता है। प्रैक्टिसिंग इम्पैक्ट्स ऑफ डिप्रिसिएशन, अप्रिसिएशन। तो एक्सपोर्टर्स चाहेंगे कि रुपी डिप्रिशिएट हो, उनकी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी। जनरली यस, इससे वो ग्लोबली ज्यादा कंपेटिटिव हो जाते हैं, पर इंपोर्टर्स और जिनके फॉरेन लोन्स हैं वो अप्रिसिएशन प्रेफर करते हैं। एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जे कर्व फिनोमेनॉन। ये कहता है कि जब करेंसी डिप्रिशिएट होती है तो शॉर्ट रन में ट्रेड डेफिसिट असल में और बिगड़ जाता है, जे का नीचे वाला हिस्सा, क्योंकि इंपोर्ट बिल्स तुरंत बढ़ जाते हैं, पर एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स बढ़ने में टाइम लगता है। लॉन्ग रन में जैसे एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं और इंपोर्ट्स घटते हैं, ट्रेड बैलेंस इंप्रूव होता है, जे का ऊपर वाला हिस्सा। प्रैक्टिसिंग जे कर्व फिनोमेनॉन। मतलब डिप्रिसिएशन का फायदा ट्रेड बैलेंस पे तुरंत नहीं दिखता, पहले नुकसान होता है। एग्जैक्टली। शॉर्ट टर्म पेन वर्स डेफिसिट फॉर पोटेंशियल लॉन्ग टर्म गेन बेटर डेफिसिट। ग्राफिक जे जैसा दिखता है। मिनी रिकैप। डिप्रिसिएशन एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करता है पर इन्फ्लेशन लाता है, अप्रिसिएशन एक्सपोर्ट्स को हर्ट करता है पर इंपोर्ट सस्ते करता है। ट्रेड बैलेंस पर इसका असर जे कर्व फॉलो करता है, पहले बिगड़ता है फिर सुधरता है। नेक्स्ट टॉपिक है करेंसी कन्वर्टिबिलिटी। इसका मतलब है कि रुपी को डॉलर में फ्रीली कन्वर्ट कर सकते हैं, पूरी तरह से। करंट वर्सेस कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। कन्वर्टिबिलिटी रुपी को फॉरेन करेंसी में बदलने की फ्रीडम है। इसके दो पार्ट्स हैं, ट्रांजैक्शन टाइप के बेसिस पर। करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, ये डे टू डे ट्रांजैक्शंस के लिए है, जैसे ट्रेड पेमेंट्स, ट्रैवल, रेमिटेंसेस। इंडिया में इस पर 1994 से फुल कन्वर्टिबिलिटी है। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी सीएसी, ये कैपिटल ट्रांजैक्शंस के लिए है, जैसे इन्वेस्टमेंट्स, एफडी, एफपीआई, लोन्स, विदेश में प्रॉपर्टी खरीदना। इंडिया में यहाँ पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी है, मतलब लिमिट्स और रिस्ट्रिक्शंस हैं। प्रैक्टिस सेइंग करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी फुल, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी पार्शियल। तो मैं हॉलीडेज के लिए जितना चाहूँ डॉलर ले सकता हूँ, करंट अकाउंट है तो। टेक्निकली यस, करंट अकाउंट है, पर रेगुलेटरी लिमिट्स हैं, जैसे एलआरएस लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, जो बताती है कि एक इंडिविजुअल एक साल में कितना रिमिट कर सकता है। पर करंट ट्रांजैक्शंस के लिए कन्वर्ट करने की बेसिक फ्रीडम है। कैपिटल अकाउंट पर रिस्ट्रिक्शंस क्यों हैं? मतलब क्यों नहीं खोल देते पूरा? पोटेंशियली डिस्टेबलाइजिंग बड़े और सडन कैपिटल इनफ्लोज या आउटफ्लोज को मैनेज करने के लिए। इस पर आगे बात करते हैं। मिनी रिकैप। इंडिया में करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस, ट्रेड, ट्रैवल एक्सेट्रा के लिए फुल कन्वर्टिबिलिटी है, पर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस, इन्वेस्टमेंट्स, लोन्स के लिए पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी लिमिट्स के साथ है। फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी डिबेट। तो फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, फुल सीएसी क्यों नहीं है इंडिया में? क्या रिस्क है इसमें? रिस्क है सडन कैपिटल फ्लाइट का। अगर देश में या ग्लोबली कोई प्रॉब्लम हो तो बिना रिस्ट्रिक्शंस के एफपीआई या दूसरा कैपिटल बहुत जल्दी एग्जिट कर सकता है, जिससे करेंसी क्रैश हो सकती है, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आ सकती है। ईस्ट एशियन क्राइसिस ऑफ 1997 एक बड़ा एग्जांपल है जहां जिन देशों ने प्रीमेच्योरली फुल कैक अपनाया था उन्हें बहुत नुकसान हुआ। प्रैक्टिसिंग फुल कैक, रिस्क, कैपिटल फ्लाइट, ईस्ट एशियन क्राइसिस 1997। मतलब दरवाजे पूरे खोल देने से तूफान अंदर आ सकता है, अनकंट्रोल्ड। प्रिसाइसली। इसीलिए एसएस तारापुर कमेटी ने एक कॉशियस ग्रेजुअल अप्रोच रेकमेंड किया था। उन्होंने कहा था कि इंडिया को फुल सीएससी की तरफ बढ़ने से पहले कुछ प्री कंडीशंस अचीव करनी चाहिए, जैसे स्ट्रॉन्ग मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, लो डेफिसिट्स, स्टेबल इन्फ्लेशन, रोबस्ट बैंकिंग सिस्टम, एडिक्वेट फॉरेक्स रिजर्व्स। प्रैक्टिसिंग एसएस तारापुर कमेटी, प्री कंडीशंस फॉर फुल कैक। तो इंडिया का अप्रोच स्लो एंड स्टेडी वाला है, धीरे धीरे खोल रहे हैं। यस, इकोनॉमी स्ट्रेंथन होने के साथ साथ कैपिटल कंट्रोल्स ग्रेजुअली रिलैक्स कर रहे हैं, पर स्टेबिलिटी कंसर्न्स के कारण फुल कैक पर सडन जंप अवॉइड कर रहे हैं। मिनी रिकैप। फुल कैक से कैपिटल फ्लाइट और इंस्टेबिलिटी का रिस्क है। ईस्ट एशियन क्राइसिस से लेसन। इंडिया एक ग्रेजुअल अप्रोच फॉलो कर रहा है, पहले तारापुर कमेटी द्वारा सुझाए गए प्री कंडीशंस अचीव करने पर फोकस कर रहा है। वर्ल्ड में यूएस डॉलर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये ग्लोबल रिजर्व करेंसी का क्या मतलब है? पोस्ट डब्ल्यूडब्ल्यूआई ब्रिटेन वुड्स सिस्टम में डॉलर गोल्ड से लिंक्ड था और बाकी करेंसीज डॉलर से। सिस्टम खत्म होने के बाद भी यूएस की लार्ज इकोनॉमी और डीप फाइनेंशियल मार्केट्स के कारण डॉलर डोमिनेंट रहा। ज्यादातर इंटरनेशनल ट्रेड स्पेशली ऑयल डॉलर्स में इनवॉइस होता है और सेंट्रल बैंक्स बड़े रिजर्व्स डॉलर्स में रखते हैं। प्रैक्टिसिंग ग्लोबल रिजर्व करेंसी ब्रिटेन वुड्स। इससे यूएस को क्या फायदा है? कुछ खास प्रिविलेज है? बहुत फायदा। इसे एग्जॉर्बिटेंट प्रिविलेज कहते हैं। यूएस अपने डेफिसिट्स इजीली फाइनेंस कर सकता है डॉलर्स प्रिंट या बोरो करके, क्योंकि ग्लोबल डिमांड है। उन्हें खुद लार्ज फॉरेक्स रिजर्व्स रखने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे उन्हें सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक लेवरेज मिलता है। प्रैक्टिसिंग एग्जॉर्बिटेंट प्रिविलेज। मतलब वो अपनी करेंसी प्रिंट करके दुनिया से सामान खरीद सकते हैं इजीली, क्योंकि सबको डॉलर चाहिए। इन अ वे यस, क्योंकि दुनिया को ट्रेड और रिजर्व्स के लिए डॉलर्स की जरूरत है। ये एक यूनिक एडवांटेज है। मिनी रिकैप। यूएस डॉलर डब्ल्यूडब्ल्यूआई के बाद यूएस इकोनॉमिक स्ट्रेंथ और ब्रेटन वुड्स के कारण प्राइमरी ग्लोबल रिजर्व करेंसी बना। इससे यूएस को एग्जॉर्बिटेंट प्रिविलेज मिलता है। डी डॉलराइजेशन। तो डी डॉलराइजेशन मतलब डॉलर का इंपॉर्टेंस कम करना। ये क्या है? ट्रेड और फाइनेंस में यूएस डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश है। मोटिवेशन है यूएस इन्फ्लुएंस कम करना, यूएस सैंक्शंस अवॉइड करना वगैरह। ब्रिक्स देश ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ इसे एक्टिवली एक्सप्लोर कर रहे हैं, लोकल करेंसी ट्रेड प्रमोट करके, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स करके, ऑल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम्स डिस्कस करके। प्रैक्टिसिंग डी डॉलराइजेशन, ब्रिक्स, लोकल करेंसी ट्रेड, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स। क्या ये सक्सेसफुल हो रहा है? मतलब डॉलर हट रहा है? ये एक स्लो और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। डॉलर का डोमिनेंस, नेटवर्क इफेक्ट स्ट्रांग है, पर कोशिशें जारी हैं और दूसरी करेंसीज जैसे युआन, यूरो, रूपी का यूज बायलैटरल ट्रेड में ग्रेजुअली बढ़ रहा है। इंडिया भी लोकल करेंसी में ट्रेड प्रमोट कर रहा है, रूपी में। यस, इंडिया ने कई देशों के साथ रुपए सेटलमेंट मैकेनिज्म सेटअप किए हैं ताकि बायलैटरल ट्रेड के लिए डॉलर पर निर्भरता कम हो सके। मिनी रिकैप। डी डॉलराइजेशन डॉलर डोमिनेंस से दूर हटने का मूव है, जिसे ब्रिक्स जैसे देश लोकल करेंसीज और स्वैप लाइंस यूज करके ड्राइव कर रहे हैं यूएस इन्फ्लुएंस कम करने के लिए। एक और एक्सचेंज रेट टर्म, इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, नेर रियर। ये क्या है?
नॉर्मल रेट से कैसे अलग है? नियर वर्सेस रियर। नॉर्मल रेट बायलैटरल होता है। इफेक्टिव एक्सचेंज रेट ईईआर रुपए की वैल्यू को मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स की बास्केट ऑफ करेंसीज के अगेंस्ट मेजर करता है ट्रेड वॉल्यूम से वेट करके, ट्रेड वेटेड। प्रैक्टिसिंग इफेक्टिव एक्सचेंज रेट ईईआर बास्केट ऑफ करेंसीज ट्रेड वेटेड। नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट नीर एक्सचेंज रेट्स का सिंपल वेटेड एवरेज है। रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट रीर नीर को इंडिया और ट्रेडिंग पार्टनर्स के बीच इन्फ्लेशन डिफरेंशियल्स के लिए एडजस्ट करता है। आरईआर इज इक्वल टू नीर डोमेस्टिक प्राइसेस फॉरेन प्राइसेस। आरईआर एक देश के ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस का बेटर मेजर है। प्रैक्टिसिंग नीर रीर। रियर इंपॉर्टेंट क्यों है? एग्जाम्पल से समझाओ कि इन्फ्लेशन कैसे अफेक्ट करता है। मान लो नीर स्टेबल है पर इंडिया में इन्फ्लेशन पार्टनर से 5% ज्यादा है तो आरईआर अप्रिशिएट होगा 5% से। मतलब इन्फ्लेशन के कारण हमारे गुड्स फॉरेन गुड्स के मुकाबले 5% महंगे हो गए जिससे एक्सपोर्ट्स कम कॉम्पिटिटिव हो गए भले नॉमिनल रेट सेम रहा हो। करेक्ट। एक्सपोर्टर स्टेबल या डिप्रिसिएटिंग आरईआर प्रेफर करते हैं। मिनी रिकैप। एनईआर ट्रेड वेटेड नॉमिनल रेट है बास्केट के अगेंस्ट। आरईआर एनईआर को इन्फ्लेशन डिफरेंशियल्स के लिए एडजस्ट करता है, ट्रू ट्रेड कंपेटिटिवनेस दिखाता है। फाइनली कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो पोस्ट WWI बने। वर्ल्ड बैंक ग्रुप में क्या क्या आता है? वर्ल्ड बैंक ग्रुप। वर्ल्ड बैंक ग्रुप में 5 इंस्टीट्यूशंस हैं जो डेवलपमेंट और पॉवर्टी रिडक्शन पर फोकस्ड हैं। मेन वंस आईबीआरडी मिडिल इनकम देशों को लोन्स, आईडीए सबसे गरीब देशों को इंटरेस्ट फ्री लोन्स ग्रैट्स। आईबीआरडी प्लस आईडीए को हिलाकर वर्ल्ड बैंक कहते हैं। आईएफसी डेवलपिंग कंट्रीज में प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट प्रमोट करता है। एमआईजीए एफडीआई के लिए पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है और आईसीएसआईडी इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट सेटल करता है। Practice saying World Bank Group institutions, IBRD, IDA, IFC, MEGA, ICSID. तो वर्ल्ड बैंक का मेन फोकस गरीबी हटाना और डेवलपमेंट है Yes, long-term development finance और poverty reduction के लिए पॉलिसी एडवाइस देना। और आईएफसी प्राइवेट कंपनीज को हेल्प करता है डेवलपिंग कंट्रीज में लोन्स वगैरह देकर। हाँ, लोन्स, इक्विटी और एडवाइस देकर प्राइवेट बिजनेसेस इंकरेज करने के लिए। मिनी रिकैप। वर्ल्ड बैंक ग्रुप इक्वल्स 5 इंस्टीट्यूशंस, IBRD, IDA, IFC, MEGA, IS, जो डेवलपमेंट फाइनेंस और सपोर्ट के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर काम करते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ। और IMF का क्या रोल है? ये वर्ल्ड बैंक जैसा ही है। फोकस अलग है। आईएमएफ ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए काम करता है, इकोनॉमीज मॉनिटर करता है, टेक्निकल असिस्टेंस देता है और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बीओपी क्राइसिस फेस कर रहे देशों के लिए लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का काम करता है। प्रैक्टिस सेइंग आईएमएफ ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, बीओपी इश्यूज, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। BOP क्राइसिस मतलब फॉरेन करेंसी की कमी। बिल्कुल, जब देश के पास अपने इंटरनेशनल पेमेंट्स जैसे इंपोर्ट बिल्स, फॉरेन लोन रीपेमेंट्स करने के लिए फॉरेन करेंसी कम पड़ जाए। आईएमएफ मेंबरशिप कोटा पर बेस्ड है जो वर्ल्ड इकोनॉमी में देश का साइज रिफ्लेक्ट करता है। कोटा सब्सक्रिप्शन, वोटिंग पावर और बोरिंग लिमिट्स डिटरमिन करता है। यूएस का कोटा सबसे बड़ा है और इसलिए उसका इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा है। इफेक्टिव वीटो, हेल्प एसडीआरस, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, आरटीपी, रिजर्व ट्रांसपोजिशन और कंडीशनल एड पॉलिसी रिफॉर्म कंडीशंस के साथ बड़े लोन्स जैसे इंडिया के 1991 एलपीजी रिफॉर्म्स के जरिए आती हैं। प्रैक्टिसिंग कोटा, एसडीआर, आरटीपी, कंडीशनल एड। तो IMF शॉर्ट टर्म क्राइसिस मैनेजमेंट करता है, वर्ल्ड बैंक लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट। मोटा मोटा ये फर्क है। Yes, that's a good way to summarize the core difference. बिल्कुल। मिनी रिकैप। आईएमएफ ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे फोकस करता है, बीओपी क्राइसिस में देशों की मदद करता है, एसडीआरस, आरटीपी, कंडीशनल लोन्स जैसे मैकेनिज्म से, और इन्फ्लुएंस कोटा से तय होता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, लास्ट स्टॉप WTO, इसका काम क्या है? ट्रेड रूल्स बनाना। हाँ, WTO इंटरनेशनल ट्रेड के रूल्स सेट करता है, फ्री एंड फेयर ट्रेड एम करता है। इसने 1995 में गैट को रिप्लेस किया। प्रैक्टिस सेइंग WTO फ्री एंड फेयर ट्रेड। की प्रिंसिपल्स हैं ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, MFN सभी मेंबर्स को इक्वली ट्रीट करना, नेशनल ट्रीटमेंट, देश में आने के बाद इंपोर्टेड गुड्स को डोमेस्टिक जैसा ट्रीट करना, ग्रेजुअल फ्री ट्रेड, नेगोशिएशन के जरिए बैरियर्स कम करना, प्रिडिक्टेबिलिटी, क्लियर रूल्स, प्रमोटिंग फेयर कंपटीशन, अनफेयर सब्सिडीज के खिलाफ रूल्स, काउंटरवेलिंग ड्यूटी CVD अलाउ करना, डंपिंग के खिलाफ रूल्स, एंटी डंपिंग ड्यूटी ADD अलाउ करना, encouraging development, LDCs के लिए स्पेशल प्रोविजंस। प्रैक्टिस सेइंग MFN नेशनल ट्रीटमेंट, ADD CVD। MFN मतलब अगर यूएस इंडिया को कोई ट्रेड बेनिफिट देता है तो वो बेनिफिट पाकिस्तान को भी देना पड़ेगा अगर दोनों WTO मेंबर्स हैं, भेदभाव नहीं। Yes, generally नॉन डिस्क्रिमिनेशन इसका कॉर्नरस्टोन है। एग्रीकल्चर में WTO का रोल कंट्रोवर्शियल क्यों है? ये AOA क्या है? यस, AOA का एम ट्रेड डिस्टॉर्टिंग फार्म सब्सिडीज कम करना है। ये कंट्रोवर्शियल है क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज ने हिस्टोरिकली भारी सब्सिडी दी है और अब डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया, जहां बड़ी फार्मिंग पॉपुलेशन और फूड सिक्योरिटी नीड्स हैं, को अपना सपोर्ट जैसे MSP लिमिट करने को कहते हैं। प्रैक्टिसिंग AOA सब्सिडीज क्लासिफाई होती हैं एम्बर बॉक्स, सबसे ज्यादा डिस्टॉर्टिंग, रिडक्शन जरूरी। इंडिया का MSP पोटेंशियली इसमें आता है अगर लिमिट क्रॉस करें। ब्लू बॉक्स प्रोडक्शन लिमिटिंग, लिमिट्स नहीं। ग्रीन बॉक्स नॉन डिस्टॉर्टिंग, लिमिट्स नहीं, EG R&D। डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एम्बर बॉक्स सपोर्ट की 10% डी मिनिमिस लिमिट है। इंडिया ने एक पीस क्लॉज सिक्योर किया है जो टेम्पररी उसके फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स को लीगल चैलेंज से बचाता है भले ही लिमिट्स ब्रीच हो। प्रैक्टिसिंग एम्बर, ब्लू, ग्रीन बॉक्स, डी मिनिमिस लिमिट, पीस क्लॉज। तो इंडिया चाहता है कि उसकी फूड सिक्योरिटी स्कीम्स को परमानेंटली अलाउ किया जाए अंडर WTO। पीस क्लॉज परमानेंट हो। यस, ये इंडिया की कंसिस्टेंट डिमांड है, टेम्पररी पीस क्लॉज से आगे एक परमानेंट सोल्यूशन के लिए। मिनी रिकैप। WTO ट्रेड रूल्स बनाता है, MFN नेट ट्रीटमेंट, अनफेयर ट्रेड के खिलाफ एक्शन अलाउ करता है, ADD-CVD, AOA फार्म ट्रेड सब्सिडी से डील करता है, एम्बर, ब्लू, ग्रीन बॉक्सेस जो एक विवाद का मुद्दा है जहां इंडिया फूड सिक्योरिटी के लिए पीस क्लॉज यूज करता है। शू, व्हाट एन इनक्रेडिबल टूर। फाइनेंस और इकोनॉमिक्स की दुनिया का एक बहुत ही गहरा और विस्तृत दौरा था ये। बहुत कुछ कवर किया हमने आज।
इंडीड। हमने कैपिटल मार्केट्स एंड फाइनेंशियल टर्म्स से यात्रा शुरू की, फिर फिस्कल पॉलिसी एंड बजटिंग इन इंडिया को समझा और आखिर में इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी तक पहुंचे। चलो कोर आइडियाज क्विकली रिकैप करते हैं। फाइनेंशियल सिस्टम्स पैसा चैनल करते हैं, मार्केट्स मनी कैपिटल, इंस्ट्रूमेंट्स डेट इक्विटी डेरिवेटिव्स और इंस्टीट्यूशंस बैंक्स एमएफ्स एक्सचेंजेस के जरिए। गवर्नमेंट्स बजट्स, रेवेन्यू, कैपिटल अकाउंट्स और फिस्कल पॉलिसी से इकोनॉमी मैनेज करती हैं। डेफिसिट्स कंट्रोल करने के लिए एफआरबीएम जैसे फ्रेमवर्क से गाइडेड होती हैं। ग्लोबल इकोनॉमी, इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, एफपीआई, एक्सचेंज रेट्स, फिक्स्ड फ्लोटिंग मिक्स्ड, एनईआर, ईएआर, कन्वर्टिबिलिटी रूल्स के जरिए जुड़ी हुई हैं और वर्ल्ड बैंक, डेवलपमेंट, आईएमएफ, स्टेबिलिटी, डब्ल्यूटीओ, ट्रेड जैसे इंस्टीट्यूशंस इसे गवर्न इन्फ्लुएंस करते हैं। और सुनने वालों के लिए ये सब जानना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सीधे उनकी सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, जॉब प्रॉस्पेक्ट्स, महंगाई मतलब रोजमर्रा की जिंदगी और देश की अर्थव्यवस्था की दिशा को अफेक्ट करते हैं। बिल्कुल। अब सुनने वालों के लिए एक क्विक मेमोरी वर्कआउट। आज हमने जो मेन सेगमेंट्स कवर किए उन्हें कैसे रिकॉल करेंगे? क्या आप कैपिटल मार्केट से इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस तक का फ्लो ट्रेस कर सकते हैं? क्विक गाइड, एफडीआई वर्सेस एफपीआई, इंटेंशन में वन वर्ड की डिफरेंस क्या था? हिंट, सी वर्सेस पी। मेन डेफिसिट्स के लिए मेमोराइजेशन ट्वीक, फिस्कल, रेवेन्यू, प्राइमरी, इन्हें एक लाइन में कैसे डिफाइन करेंगे? सोचो, टोटल बोरोइंग, डेली गैप, न्यू बोरोइंग। बजट अकाउंट्स को विजुअलाइज करें। रेवेन्यू वर्सेस कैपिटल, कौन सा एसेट्स लायबिलिटीज चेंज करता है? पिक्चर कर सकते हैं? डब्ल्यूटीओ के 2 पिलर्स, फ्री ट्रेड और फेयर ट्रेड, हर एक का एक एक प्रिंसिपल बताओ। हिंट, एमएफएन, एनआईटी, एडीसीवीडी, आईएमएफ वर्सेस वर्ल्ड बैंक, उनके कोर मिशन में वन वर्ड डिफरेंस क्या है? हिंट, एस वर्सेस डी। रेडी है एक सिंपल चैलेंज के लिए? गिव दिस अ ट्राई। कोई एक टॉपिक चुने, शायद आईपीओ प्रोसेस या एक्सचेंज रेट्स अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, और उसे अपने दोस्त या फैमिली मेंबर को सिर्फ 2 मिनट में समझाने की कोशिश करें। देखिए कितना याद रहा। नाउ गो अहेड, ट्राई नरेटिंग दिस इन योर ओन वॉइस, थोड़ा कॉन्फिडेंट टोन में। समझे, प्रैक्टिस करने से ही परफेक्शन आएगी। दिस वाज सुपर इन्फॉर्मेटिव, बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपर्टीज। माय प्लेजर, हैप्पी लर्निंग।